नमो नमः। नमस्कार छात्रों, मैं संदीप कुमार मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण विधि जो एक पुस्तक है, उस पुस्तक से समास परिचय को लेकर के आया हूँ। आप समास को समझें, समास को जानें, समास कहाँ होता है, समास कितने प्रकार का होता है, समास के क्या नियम हैं। तो आज हम इस समास के कुछ नियमों को समझेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। क्या लिखा है देखिए, समास परिचय, समास का परिचय। सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति को समझेंगे। समास, यह जो शब्द है, यह शब्द बनता कैसे है, किन शब्दों से मिलकर के बनता है। तो लिखा है कि सम एक उपसर्ग है, जो 22 उपसर्ग होते हैं। तो उन उपसर्गों में से एक उपसर्ग है सम, तथा अस धातु है एवं घय प्रत्यय है। अस धातु रखने अर्थ में है। सम उपसर्ग, सम का अर्थ होता है सम्यक, अच्छा, अच्छी तरह से रखना। अस यानी रखना, अच्छी तरह से रखना समास कहलाता है। अच्छी तरह से रखना, किसको रखना? तो कहा कि अच्छी तरह से पदों को रखना, शब्दों को रखना ही समास कहलाता है। नीचे देखिए परिभाषा लिखी हुई है समास की। समास की परिभाषा लिखी है। समास की परिभाषा क्या है? समसनं समासः। समसनं समासः, सम असनम, अच्छी तरह से रखना समास कहलाता है। दूसरा भी अर्थ है संक्षेप करना, छोटा करना। कोई चीज़ बड़ी है, उसको छोटा कर देना ही समास कहलाता है। एक और अर्थ है एक पदी भवनम। एक पदी भवनम का अर्थ क्या है? कि एक कर देना। दो पद हैं, दो पदों को एक कर देना। तीन पद हैं, उन तीन पदों को एक कर देना। बहुत सारे पद हैं, उन पदों को एक कर देना ही समास कहलाता है। अर्थ क्या है? क्या लिखा है? अनेकेषां पदानां एकपदी भवनम समासः। अनेक पदों का, दो पद होने चाहिए। समास ध्यान देना है, समास दो पदों के बीच में ही होता है। दो से कम होंगे तो वह एक पद के बीच में समास नहीं होगा। दो पद होने चाहिए, दो शब्द होने चाहिए। दो या दो से अधिक शब्द हों तभी समास होता है। तो क्या लिखा है? अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। अनेकेषां पदानां एकपदी भवनम समासः। अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। एक और विशेष बिंदु ध्यान रखना है कि जैसे संधि कार्य है, संधि कार्य वर्णों के मध्य होता है, वर्णों के बीच में होता है, परंतु जो समास का कार्य है वह शब्दों के बीच में होता है, शब्दों के मध्य होता है। यह हमें विशेष ध्यान रखना है। इसके कुछ नियम हैं, आइए हम इसके नियम को समझेंगे। सबसे पहला नियम क्या कहता है? समास हो जाने पर समस्यमान पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। जहाँ समास रहता है उस समास में विभक्ति का लोप हो जाता है। उसके मध्य जो विभक्ति रहती है, जैसे कि देखिए लिखा है सीतायाः पतिः, ये दो शब्द हैं। इन दो शब्दों के बीच में सीतायाः ये जो विभक्ति है, यह षष्ठी विभक्ति है। तो इस विभक्ति का लोप हो जाएगा। विभक्ति का जब लोप हो जाएगा तो सीतापतिः ऐसा एक नया शब्द बनता है। तो ध्यान रखना है, समास में समस्यमान जो पद होता है, यह जो समस्यमान पद हुआ यह सीतापतिः, इसके बीच में जो विभक्ति थी सीतायाः, याः जो षष्ठी विभक्ति थी, इसका लोप हो जाता है। फिर क्या कहता है? समास दो सुबंतों के मध्य होता है, न तो तिंगंतों के मध्य। ये भी ध्यान रखना है। दो सुबंत, सुबंत यानी जिसके अंत में सुप प्रत्यय होते हैं। सुप प्रत्यय क्या हैं? तो सुप प्रत्यय 21 होते हैं। सु, औजस, अम, औट, सस, जिनसे शब्द रूपों का निर्माण किया जाता है। तो जिनके अंत में सुप प्रत्यय होते हैं उन्हीं के बीच में समास होता है। तिंग प्रत्ययों के मध्य में समास नहीं होता है। जो क्रियापद होते हैं उनके बीच में समास
नहीं होता है, अपितु जो शब्द होते हैं उनके बीच में समास होता है और दो सुबंत होने चाहिए, तभी वहाँ समास होगा। कुछ अपवाद मिलते हैं, तो उसमें अभी हम चर्चा यहाँ नहीं करने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है कि समास दो सुबंतों के मध्य होता है, जिनके अंत में सुप प्रत्यय है उनके मध्य में समास होता है। फिर क्या लिखा है, अगला नियम है, दो पदों में जहाँ परस्पर अन्वय हो वहीं समास होता है। ध्यान देना है। एक सूत्र आता है समास में, समर्थः पद विधि। पद की जो विधि है वह समर्थ होगी तभी वहाँ समास होगा। समर्थ कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक शब्द का दूसरे शब्द से अन्वय होगा, संबंध होगा, तभी वहाँ समास होगा। समझते हैं, जैसे कि उदाहरण लिखा है, पत्नी राज्ञः पुरुषः देवदत्तस्य। ये एक वाक्य है। पत्नी राज्ञः ये एक वाक्य है। पुरुषः देवदत्तस्य ये एक वाक्य है। परंतु इस वाक्य में राज्ञः पुरुषः इन दोनों का समास नहीं होगा। लिखा है इस वाक्य में राज्ञः पुरुषः का समास नहीं होगा, क्योंकि राज्ञः का अन्वय संबंध पत्नी से है। पत्नी राज्ञः, राजा की पत्नी, और पुरुष से नहीं, पुरुष से राजा का संबंध नहीं है, इसलिए राज्ञः पुरुषः में समास नहीं होगा। दूसरा क्या कहता है, तथा पुरुष का अन्वय देवदत्त से है, राज्ञः से नहीं। यह जो पुरुष शब्द है इसका अन्वय देवदत्त से है, इसलिए पुरुष का संबंध देवदत्त से है, और पत्नी राजा का संबंध पत्नी से है, इसलिए राज्ञः पुरुषः में यहाँ समास नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब इनका संबंध हो आपस में तभी यहाँ समास होगा। ये भी एक नियम समास में ध्यान रखना है। फिर आगे लिखा है कि समास में पहले सुनाई देने वाला शब्द, जैसे कि सीतायाः पतिः, सीतापतिः, तो सीतायाः पहले सुनाई देने वाला शब्द पूर्व पद कहलाता है, एवं बाद में सुनाई देने वाला शब्द उत्तर पद कहा जाता है। बाद में सुनाई देने वाले शब्द को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे कि सीतायाः यह पूर्व पद है और जो पति ही है यह उत्तर पद है। तो इस तरह से समास के कुछ इन नियमों को हम समझेंगे। इसके बाद कहते हैं समास भेदः। समास कितने प्रकार का होता है? समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। व्याकरण में एक और समास की गणना होती है, केवल समासः, और जिससे समास 5 प्रकार का होता है, परंतु उसकी अभी हम चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं। क्या लिखा है? समास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, द्वंद्वः, बहुव्रीहिः। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के समास होते हैं। तत्पुरुष के 2 उपभेद होते हैं। समास मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, ध्यान देना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। परंतु तत्पुरुष के 2 उपभेद होते हैं। तत्पुरुष के ही 2 उपभेद होते हैं। पहला होता है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। इस तरह से समास के 6 भेद हो जाते हैं। कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के ही भेद कहे जाते हैं। नीचे एक श्लोक भी लिखा है, देखिए, जिसमें सभी समासों का नाम आ गया है। क्या है? द्वंद्वोस्मि द्विगुरपि च गृहे च मे सततमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय येनाहं स्याम बहुव्रीहिः। ध्यान देना है। यह जो श्लोक है यह एक निर्धन ब्राह्मण रहता है। छोटी सी एक कथा है। निर्धन ब्राह्मण रहता है। निर्धन ब्राह्मण राजा के पास जाता है याचना के लिए, मांगने के लिए। तो वह अपनी व्यथा बतला रहा है। क्या कहता है? द्वंद्वोस्मि, हम 2 हैं, अर्थात मैं हूँ और मेरी पत्नी है। द्विगुरपि च गृहे, और द्विगु, द्विगु यानी होता है बैल। 2 बैल, द्विगु, गु यानी बैल। तो 2 बैल हमारे घर में हैं। सततम अव्ययी भावः, लगातार व्यय होता रहता है, खर्च होता रहता है। तत्पुरुष कर्मधारय, हे राजन, आप ऐसा काम करें, ऐसा कर्म करें, ये ना हम श्याम बहुव्रीहि, जिससे मैं
बहुत धनवान हो जाऊं। ऐसा वह वृद्ध ब्राह्मण राजा से याचना भी कर लेता है और सभी समास का परिचय भी करा देता है। इस तरह से समास के प्रमुख नियमों को मैंने आपको बता दिया है। अब आगे हम समास के भेद, समास के जो प्रकार हैं उन प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी छात्र इन नियमों को अच्छे से समझ लें। जहां आपको शंका रहती है आप वीडियो में कमेंट करें, पूछें, मैं यथासमय आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।